दोस्तों, दिवाली हमारे प्रमुख त्योहारों में से एक है और जब बात दिवाली की हो तो हम जितना ज्यादा मिठाइयों के लिए एक्साइटेड होते हैं उससे कहीं ज्यादा पटाखों को जलाने के लिए एक्साइटेड होते हैं। फिर चाहे बच्चे हों या बड़े, पटाखों को जलाना सबको पसंद है क्योंकि बिना पटाखों की आतिशबाजी के दिवाली का मनोरंजन पूरा नहीं होता। दिवाली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में कभी न कभी आपके मन में भी ये बात जरूर आई होगी कि आखिर इन पटाखों को बनाया कैसे जाता है कि ये इतनी तेज आवाज करते हैं और इतनी ऊंचाई पर जाकर फटते हैं। इसलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे इन पटाखों को फैक्ट्रियों में बनाया जाता है तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है, इसलिए बने रहना वीडियो में अंत तक हमारे साथ। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फुलझड़ी की, जो कि बच्चों से लेकर बड़ों हर उम्र के लोगों के बीच फेमस है। बच्चों को तो ये बहुत ज्यादा पसंद होती है क्योंकि ये जलाने में बहुत ही ज्यादा आसान होता है। कहीं कहीं पर इसे छुरछुरिया भी कहा जाता है। दोस्तों, फुलझड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ी लकड़ी में तांबे के पतले तारों को घुसा दिया जाता है, जिसके बाद उसे एक पतली लकड़ी से लॉक कर दिया जाता है ताकि वो तांबे के तार इधर उधर न खिसकें। जिसके बाद उन तारों को बारूद के बने हुए पेस्ट में डुबो दिया जाता है। तांबे के तारों में लगे हुए बारूद के पेस्ट को सुखाने के बाद फिर से इन्हें उस बारूद के पेस्ट में वापस से डुबो दिया जाता है, जिससे ये तार और भी मोटे हो जाते हैं। मोटे होने के बाद इनके ऊपर मैग्नीशियम पाउडर डाला जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मैग्नीशियम पाउडर से ही फुलझड़ी के जलते समय चमकीली रोशनी उठती है। जब ये मैग्नीशियम पाउडर बारूद से चिपककर सूख जाती है तो इन्हें लकड़ी से निकालकर इकट्ठा करके एक कार्डबोर्ड के पैकेट में पैक कर दिया जाता है और अब ये फुलझड़ी बाजार में बेचने और जलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चक्री की, जिसे चकरघिन्नी भी कहते हैं। जब ये घूमती है तो भाई साहब इससे आने वाली रोशनी बहुत ही शानदार दिखती है। तो आइए जानते हैं चक्री कैसे बनती है। चक्री को बनाने का प्रोसेस बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले एक लंबे कागज को रोल कर लिया जाता है, जिसके बाद इस रोल में गन पाउडर भरा जाता है। फिर एक गोल रॉड की मदद से गन पाउडर वाले रोल को रोल कर लिया जाता है और उसे एक सांचे में कुछ इस तरह से रख दिया जाता है कि उनके शेप में कोई बदलाव ना हो। जब वो गन पाउडर रोल सूख जाता है तो उसमें नीचे की तरफ से एक पतली दफ्ती का टुकड़ा लगा दिया जाता है, जो कि चक्री को घूमने में मदद करता है। और ऊपर से एक कागज लगा दिया जाता है जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता है। और लो जी, तैयार हो गई चक्री। दोस्तों, अब बात करते हैं रॉकेट के बारे में, जिसके बिना चाहे दिवाली हो या फिर कोई शादी, इसकी आतिशबाजी के बिना वो सब अधूरे लगते हैं। दोस्तों, रॉकेट को बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड के बड़े बड़े शीट्स को एक छोटे ढक्कन के शेप में गोल आकार में काट लेते हैं। जिसके बाद कार्डबोर्ड की एक पतली शीट को लेकर उसे रोल करके उसकी फ्यूज बनाई जाती है। अब इनके तैयार होने के बाद इन्हें एक जगह इकट्ठा करके चिपकाते हैं और एक रस्सी से बांध दिया जाता है। फिर इनमें एक स्टिक लगा दी जाती है। स्टिक लगाने के बाद इनमें मिट्टी डाली जाती है। फिर इन्हें एक मशीन में रखा जाता है, जिसमें इनके अंदर पड़ी हुई मिट्टी को दबाया जाता है, जिससे मिट्टी एक जगह इकट्ठा होकर ठोस हो जाती है और इनका बॉटम सीज हो जाता है। अब इनमें साइड से फ्यूज के लिए एक होल किया जाता है और इनमें फ्यूज को डाल दिया जाता है। इसके बाद इन्हें 40 से 50 के पेयर में रखा जाता है। फिर इनमें बारूद या गन पाउडर को भरते हैं। बारूद भरने का प्रोसेस सबसे आखिरी का होता है ताकि इसे बनाने में ज्यादा परेशानी ना हो। अब इसके बाद कटे हुए कार्डबोर्ड को इसमें डाल दिया जाता है और फिर इसके बाद इसमें बारूद डाली जाती है, जिसे हम डबल शॉट भी कहते हैं। नीचे भरी हुई बारूद से ये ऊपर उड़कर जाता है और दूसरी यानी ऊपर भरी हुई बारूद ऊपर आसमान में धमाका करने का काम करती है। इन सभी प्रोसेस के बाद इन्हें ऊपर से पेपर से रैप करके बॉक्सेस में पैक करके मार्केट में हमारे और आपके लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि भाई बिना रॉकेट के तो आतिशबाजी का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। दोस्तों, अब बात करते हैं अनार पटाखा के बारे में। भले ही ये कुछ ही सेकंड्स के लिए जले, पर जब ये जलता है ना तो समा देखने वाला होता है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। दोस्तों, हमें अनार को जलते हुए देखने में मजा कितना ही क्यों ना है, लेकिन अनार को बनाने का प्रोसेस बहुत ही अजीब होता है। अनार बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड को एक कोनिकल शेप में मोड़ लेते हैं। जिसके बाद इस अनार के शेप के अंदर इसमें बारूद को भरते हैं। बारूद के रूप में इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम नाइट्रेट का मिक्सचर भरा जाता है। इसके बाद नीचे से इसमें एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगा दिया जाता है और उस कार्डबोर्ड के टुकड़े के ऊपर मिट्टी का एक लेप लगा दिया जाता है, जो कि सूखने के बाद काफी हार्ड हो जाता है। अब इसे अच्छे से सुखाने के बाद इसके ऊपर से होल करके इसमें फ्यूज को बारूद में डुबोकर अंदर की तरफ डाल दिया जाता है और इसे अच्छा दिखाने के लिए इसमें ऊपर कंपनी का रैपर चिपका देते हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन और कलर के होते हैं। इतना होने के बाद इन्हें बॉक्सेस में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब हम जिस पटाखे के बारे में बात करने वाले हैं वो युवाओं के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय है। इसकी आवाज काफी ज्यादा तेज होती है और अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर इसे लाल पटाखा तो कहीं पर लोग इसे सीको भी कहते हैं। लाल पटाखा शायद ही किसी ने ना जलाया हो। लाल पटाखा बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े लाल पेपर को एक बड़ी रोलिंग मशीन में डालकर रोल कर दिया जाता है। फिर इन रोल को पैक करके रख दिया जाता है।
जिसके बाद इन रोल को एक मशीन कटर में डाला जाता है, जो कि रोल को बराबर शेप में काट कर अलग कर देती है। और फिर कटे हुए इन छोटे छोटे शेप को एक बॉक्स में पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद इस बॉक्स के ऊपरी हिस्से में टिश्यू पेपर चिपका दिया जाता है और नीचे के हिस्से में मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है, जिससे अंदर की बारूद बाहर ना आ पाए। इसके बाद इन्हें सूखने के लिए धूप में रख दिया जाता है। सूखने के बाद इस बॉक्स में टिश्यू पेपर वाले साइड से ऊपर से एक छेद किया जाता है और इनमें गन पाउडर या बारूद डाला जाता है, जिसके बाद इसमें ट्रिगर के लिए फ्यूज को तैयार किया जाता है, जिससे कुछ लोग बाती भी कहते हैं। इन फ्यूज को बारूद के पेस्ट में डुबोया जाता है और फिर इन्हें धूप में सुखा लिया जाता है। अब इन फ्यूज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर हल्के बारूद में डुबोकर उन छोटे रोल में ऊपर से घुसा दिया जाता है और फिर इन्हें धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद अब ये लाल पटाखा पूरी तरह से तैयार है। अब इसके बाद इनका काम ये होता है कि इन पटाखों को अलग अलग पैकेट्स में पैक करके इनमें कंपनी का स्टिकर लगा दिया जाता है और अब ये लाल पटाखा मार्केट में शोर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों अब बात करते हैं सुतली बम की। दोस्तों सुतली बम बनाने के लिए सबसे पहले एक कार्डबोर्ड के छोटे बॉक्स में बारूद को भर लिया जाता है और इसके ऊपर से एक मोटा धागा, जिसे सुतली भी कहते हैं, उसे ऊपर से लपेट दिया जाता है। सुतली बम में इस सुतली का सबसे ज्यादा योगदान होता है, क्योंकि जब इस पटाखे को जलाते हैं तो जब उस समय उसके फ्यूज में आग लगाई जाती है तो यही सुतली अंदर की तरफ दाब बनाती है, जिससे काफी जोर का धमाका होता है। सुतली बांधने के बाद इसमें ऊपर से हरा रंग डाला जाता है और सारे बमों को अच्छे से मिला दिया जाता है और इन्हें सूखने के लिए थोड़ी देर धूप में भी डाल दिया जाता है। ये रंग थोड़ी देर में सूख जाता है। सूखने के बाद अब सुई की मदद से इनमें होल किया जाता है और इस होल से फ्यूज को अंदर डाला जाता है और अच्छे से फिट कर दिया जाता है। अब इसमें ऊपर से एक लेबल लगाया जाता है और फिर इसे अलग अलग बॉक्सेस में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है और अब ये सुतली बम अपना कमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों हमें पटाखे जलाने में मजा कितना भी क्यों ना आता हो, लेकिन अपने मजे के लिए प्रकृति का नुकसान ना करें। हाँ, इस बात को माना जाता है कि दिवाली हो या खुशी का मौका, सभी में थोड़ा बहुत धूम धड़ाका जरूरी है, लेकिन थोड़े थोड़े के नाम पर पूरे देश में जिस लेवल का प्रदूषण होता है उसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो प्रदूषण दिवाली से हमारे देश में होता है वो पूरे साल हमारे वातावरण में बना रहता है और यही कारण है कि पुराने जमाने के कंपैरिजन में अब लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि पहले इतनी आतिशबाजी नहीं होती थी और अब आज के समय पर आतिशबाजी के नाम पर क्या होता है ये किसी से छुपा नहीं है। खैर दोस्तों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप एक स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं तो आप आतिशबाजी के नाम पर होने वाले प्रदूषण को कुछ पटाखे और अनार वगैरह जलाकर कम जरूर कर सकते हैं। बाकी आप जो करें ये आपकी मर्जी है। खैर दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।